जिस नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीने के कार्यकाल की जांच के लिए एक आदेश देकर प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल ला दिया है। कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से लगा है। उसने लगे हाथों मांग कर दी, बिजली के बिल 5 के बजाय 5000 क्यों आ रहे हैं, जांच इसकी भी हो। वहीं भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए। अब 15 साल तक भाजपा पर आरोप दर आरोप लगाने वाली कांग्रेस सरकार तो अपने ही आरोपी की ना तो जांच कर पाई, ना ही वचन पत्र में दिए गए दावों के मुताबिक जन आयोग बना पाई। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार की ओर से गठित मंत्रिपरिषद समिति क्या कमाल दिखा पाती है। लेकिन इसके पहले कांग्रेस का पारा हाई हो गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि 4 महीने पहले बनाई समिति ने क्या किया, गलती से ई ट्रेंडिंग और व्यापम की समीक्षा तो नहीं कर ली। वहीं पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर बोले, समीक्षा कराएं तो बेहतर है, पर अपने 15 साल की समीक्षाएं भी करें, बदले की सोच रखकर काम ना करें। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो चेतावनी तक दे दी है कि जांच करना चाहें तो पूरी सरकार लगा दे, शिवराज खुद समीक्षा के लिए मुखिया बन जाए। तो आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा है सज्जन सिंह वर्मा ने। तमाम सारी वो योजनाएं हजारों हजार गांवों को, मैं ये गांव की नर्मदा काली सिंध नदी, इससे जोड़ के हमने हजारों गांवों में पानी देने का निर्णय किया। क्या इन बातों की समीक्षा करेंगे? क्या असामाजिक तत्वों को जेल के पीछे हमने पहुंचाया और आपकी सरकार में वो छूट रहे हैं की समीक्षा करेंगे? गरीबों को 600 रुपये हमने दिया, किसानों का कर्ज माफ किया, किस बात की समीक्षा करेंगे? कोई व्यापम घोटाला तो हुआ नहीं, कोई ट्रेंडिंग घोटाला हुआ नहीं, सिंचाई में कोई घोटाला हुआ नहीं। तो जांच करना चाहे पूरी सरकार लगा दें, शिवराज खुद मुखिया बन जाए समीक्षा के लिए। तो सज्जन सिंह वर्मा को हमने सुना। तो जब कांग्रेस हमलावर हो तो बीजेपी कहाँ चुप बैठने वाली थी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एक गिरोह है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हर गिरोह के अपने सरगना है, सरगनाओं के इशारे पर गिरोह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हर सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेती है, हम भी इस मामले में समीक्षा करेंगे और जो भी जनहित के निर्णय होंगे उसको हम करेंगे। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम पुरानी सरकार के कार्यकाल की समीक्षा करें कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की गई, इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ना उसकी कोई विचारधारा है, ना उसका कोई संगठन है। कांग्रेस एक व्यक्तियों का गिरोह है। उस गिरोह के सरगना होते हैं, जैसे पहले बड़े बड़े लोगों के गिरोह हुआ करते थे, हमने डाकुओं के गिरोह सुने हैं। तो इसी तरह से कांग्रेस एक गिरोह है, हर गिरोह के अलग अलग सरगना है और वो अपने गिरोह के सरगना के आधार पर अपनी बात कहते हैं। और इसलिए कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से जो सरकार सत्ता में आती है उसको पुराने कार्यों की समीक्षा हमेशा करना चाहिए। पुरानी सरकार ने कोई जनहित विरोधी निर्णय तो नहीं लिए, पुरानी सरकार ने कोई ऐसे निर्णय तो नहीं लिए जिनमें पारदर्शिता नहीं थी, और इसलिए ये समीक्षा करना चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी। और इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, इसके पीछे जो निर्णय है उनकी समीक्षा करना है कि कोई निर्णय जनहित का तो नहीं है, कोई निर्णय ऐसा तो नहीं है कि जिसमें पारदर्शिता है, या कोई निर्णय ऐसा तो नहीं है जिसमें दुर्गंध आती है, और इसलिए इसकी समीक्षा करेंगे। इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। तो भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। दरअसल मार्च महीने में जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार के बागी विधायक और मंत्री हरियाणा से लेकर कर्नाटक के बीच उड़ानें भरते फिर रहे थे, तभी कमलनाथ ने सरकार जाती देख ताबड़तोड़ नियुक्तियां, ट्रांसफ़र और तमाम तरह के आदेश जारी किए थे। भाजपा ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और इसकी जांच कराने की मांग की थी। इसको लेकर उनके नेता तत्कालीन राज्यपाल से भी मिले थे और जब मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को फिर से शपथ ली, उसके बाद ही उन्होंने घोषणा की कि कमलनाथ सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल के आखिरी के 6 महीने में जो निर्णय लिए हैं उनकी जाँच होगी। इसी संबंध में शुक्रवार को 5 सदस्यीय समिति बना दी गई है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा हैं, कांग्रेस से आए विशाल लाल सिंह है और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत को भी इस कमेटी में शामिल किया है। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं।
इसके बाद से कांग्रेस का पारा चढ़ गया है और बीजेपी पलटवार करने से नहीं चूक रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर ललित उपन्यु क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। देखिए, कोई भी नई सरकार आती है तो वो अमूमन ऐसा होता है, वो पुरानी सरकारों के कार्यकाल की, पुरानी सरकारों के सारे क्रियाकलापों की जांच, जहां भी उन्हें शक शुबा होता है उसकी करवाने की कवायद करती है। जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो उन्होंने भी ये दम भरा था कि हम लोग ई टेंडरिंग और व्यापम के मामलों की जांच कराएंगे, लेकिन वो 15 महीनों में 15 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए और उसके बाद सरकार गिर गई उनकी। तो ऐसा होता रहा है। अब ये बहुत देखने वाली बात है कि इस कमेटी को बनाने के पीछे शिवराज सरकार की कोई नेक नीति है, वो सचमुच कमलनाथ सरकार के किन्हीं गलत फैसलों को, अगर वो हुए हैं तो, या गलत आदेशों को सामने लाने की इच्छा है, या ये महज एक प्रेशर पॉलिटिक्स से माइंड गेम है। क्योंकि कालांतर में ऐसा होता रहा है और हर सरकार पुरानी सरकारों की जांच कर उसकी फाइल को तैयार तो कर लेती है, लेकिन कभी भी उसको किसी दल के खिलाफ घोषित तौर पे उपयोग में या दुरुपयोग उसका नहीं करती हैं। सचमुच सरकार इसमें कुछ ठोस कदम उठाना चाहती है तो वो उसको फिर इसके लिए एक पूरी रोड मैप पेश करना चाहिए कि इतने दिन में जांच होगी और इतने दिन में कार्रवाई होगी, तो उनकी इस सारी कवायद पे भरोसा भी किया जाएगा और उसके नतीजे भी सामने आएंगे। और ये केवल एक राजनीतिक कयासबाजी है या राजनीतिक प्रक्रिया है, तो मुझे नहीं लगता इसके बहुत ज़्यादा नतीजे मिलने वाले हैं, इसके बहुत ज़्यादा कोई परिणाम आएंगे। तो कांग्रेस के रिएक्शन से साफ है कि भाजपा का तीर निशाने पर लगा है। अब जांच की आंच किस किस को झुलसाएगी ये जांच खत्म होने के बाद पता लगेगा, लेकिन फिलहाल इसकी तपिश ने कई नेताओं को परेशान तो कर ही दिया है। अब इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया। प्रभु जी, जिस प्रकार की जांच समितियां बनेगी और अमूमन हर बार हम देखते हैं कि जब सरकारें बदलती हैं, और ख़ास तौर से जब कांग्रेस ने तो वादा ही किया था वचन पत्र में कि व्यापम की जांच होगी, ई टेंडरिंग घोटाले की होगी, रेत खनन की होगी, पौधरोपण की होगी और इन सारे सिंगस मामले की होगी, और इन लगभग सारे मामलों में कांग्रेस के ही मंत्रियों ने विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए जवाबों में उनको क्लीन चिट दे दी। जन आयोग की बात कमलनाथ ने की थी कि जन आयोग बनाएंगे जो इन सारी जाँचों को करेगा, वो जन आयोग बना नहीं। ई टेंडरिंग में ज़रूर जाते जाते उन्होंने कार्रवाई की, ईओडब्ल्यू में मुकदमा कायम हुआ, वो भी जब शिवराज सिंह खुद ही उस मामले को वहाँ तक ले गए थे जांच एजेंसियों के पास, लोकायुक्तों के पास और ईओडब्ल्यू के पास, उसमें बाद में एफआईआर हो गई, 12-15 गिरफ्तारियाँ भी हुई। ऐसा लगा कि जांच अंजाम तक पहुँचेगी, सरकार चली गई। अब फिर से वही प्रोसेस एक तरह से नए सिरे से बीजेपी ने शुरू किया है। तो आपको लग रहा है कि वाकई इसमें कोई गंभीरता है, या पिछली सरकार ने जो परंपरा शुरू की है, एक तरह से कहें बदलापुर की राजनीति की, तो उसको बीजेपी सरकार और आगे बढ़ा रही है? देखिए मनोज जी, इसमें जो भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं, सीनियर मंत्री हैं सरकार के, वो उनकी बात में वजन दिखाई देता है कि जो भी सरकार आती है वो पिछली सरकार के कामकाज की जांच करती है, खासकर पिछले 6 महीने में, क्योंकि सरकार जब जाने वाली होती है उसका कार्यकाल, परंपरा ये रही है कि 5 साल के लिए सरकारें बनती हैं। बिल्कुल। जब 5 साल पूरे होने वाले रहते हैं उससे 6 महीने पहले सरकार ताबड़तोड़ निर्णय लेती है, बड़ी तेज़ी से काम करती है। यदि किसी को उपकृत करना है तो उपकृत करने का काम करती है, जो अधूरे वादे हैं उनको पूरे करने के लिए तेज़ी से कदम उठाती है। उसमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार वो किसी को जानबूझकर फ़ायदा पहुंचाने का काम होता है, तो कभी अपने वादे को पूरा करने की जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं, किसी ऐसे को फ़ायदा पहुंच जाता है जो राज्य के हित में नहीं है, राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे निर्णयों की समीक्षा की एक परंपरा रही है। कमलनाथ सरकार जब बनी थी, मुझे अच्छे से याद है, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार के बाद, तो उनने भी एक कमेटी बनाई थी और 6 महीने के निर्णयों की जांच पड़ताल के लिए मंत्रियों की बिल्कुल इसी तरीके की एक कमेटी बनाई गई थी और उसने भी अपना काम किया था, जो भी काम किया हो, जिसके बाद वो ई टेंडरिंग को उन्होंने आगे बढ़ाया। हालांकि वो ई टेंडरिंग का मामला पहले ही ईओडब्ल्यू में दर्ज हो चुका था, जाँच हो रही थी। लेकिन कमलनाथ सरकार के यदि कहें कि शिवराज सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, तो सिर्फ और सिर्फ ई टेंडरिंग ही एक ऐसा मामला था जिसमें वो जाँच को आगे बढ़ाते दिखे, जिसको लेकर वो गति देते दिखे। इसके अलावा बाकी तमाम जो आरोप वो लगाते थे, जैसा आपने भी बताया कि जन आयोग बनाने की उन्होंने बात की थी, उसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। व्यापम जिसकी सीबीआई जांच कर रहा है, उसकी दोबारा जांच खोलने के दावे कांग्रेस के मंत्रियों ने किए, लेकिन 15 महीने में उसको भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। तो इस तरीके से तमाम केवल जुबानी जमा खर्च में जाँचें चलती रहीं, ज़्यादातर कार्रवाई कुछ हुई नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकारें ऐसा करती हैं क्योंकि पिछली सरकार से जो निर्णय लिया उसमें एक ख़ास चीज़ ये होती है कि यदि कहीं कोई गलती हो गई हो,
कहीं कोई जानबूझकर कुछ चूक हो गई हो तो उसको नई आने वाली सरकार अपने सिर पर क्यों ले, उस गलती को पकड़ लिए और उसके बाद उसको सुधार कर सके। तो एक ये उसका एक खास मकसद होता है जो 6 महीने की जो जांच कराते हैं, तो उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। अच्छा प्रयास है, इसको लेकर कोई बुराई की बात नहीं है। जैसा भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ये कोई बदले की राजनीति नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे ये बदले की ही राजनीति लगती है। कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बदले की प्रैक्टिस है, क्योंकि कांग्रेस ने भी यही किया था। बदले के उद्देश्य से उन्हें वो कमेटी बनाई थी, बदले के उद्देश्य से उन्हें जो भाजपा ने जो आयोगों में जो नियुक्तियां की थी वो तक उन्हें खारिज कर दी और थी। सेलेक्टेड लोग टारगेट पर थे। जी बिल्कुल, कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट किया गया था, जिसमें नरोत्तम मिश्रा को खासकर टारगेट किया गया था ई टेंडरिंग को लेकर। हालांकि यदि देखा जाए तो ई टेंडरिंग के पूरे मामले में नरोत्तम मिश्रा सीधे तौर पर कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था, क्योंकि उसको लेकर सीनियर अफसरों की कमेटी थी, कैबिनेट का निर्णय होता था, उसके बाद वो मंजूर होते थे। टेंडर की जो प्रक्रिया होती थी, टेंडर मंजूर होते, तो इसमें तत्कालीन मंत्री की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन चूंकि उन्होंने टारगेट किया था उनको, उनके लोगों, उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की गई, तो वो एक ऐसा दिखाई दे रहा था कि जो है किसी व्यक्ति को पॉइंटेड कार्रवाई की जा रही है। व्यापम में जैसी कार्रवाई की अपेक्षा थी पिछली सरकार से, वो वैसा करती हुई नज़र नहीं आई। तमाम और जैसे सिंहस्थ जैसे मामलों की बात करते रहे, उनकी जांच कराएंगे, लेकिन वैसी जांचें होती हुई नज़र नहीं आई। तो वो एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया का पालन शिवराज सरकार भी कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोबारा कमेटी बनी है मनोज जी। बिल्कुल, पहली कमेटी में भी कुछ लोग थे, उनको शायद इस कमेटी से बाहर कर दिया, जिसमें तुलसी सिलावट भी थे। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है प्रभु जी कि जो कमेटी बनाई है, इनमें से अगर गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, बिसाहू लाल जो इस कमेटी में हैं, और जो कांग्रेस के जो 6 मंत्री जो छोड़कर आए थे और इस सरकार में भी मंत्री हैं, वो उनका आरोप था कि भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। अब उनके खुद के विभाग भी इसके निशाने पर थे, कांग्रेस कहती भी रही है। अब गोविंद सिंह राजपूत इस कमेटी में हैं, तो परिवहन को लेकर भी तमाम सवाल उठे थे, राजस्व विभाग को लेकर भी तमाम सवाल उठे थे, और इस सरकार में भी उनके पास ये विभाग है और इसको लेकर उनको भी घोटालों को आरोप लगे थे। तो आपको लगता है कि जब जिसके पास विभाग था और जिन पर आरोप लगे थे और जिन्होंने आरोप लगाया उन्हीं को उन कमेटियों में स्थान दे दिया गया है, तो वो जांच निष्पक्ष हो पाएगी या वो अपना विभाग बचाकर कुछ करेंगे? देखिए मनोज जी, कमेटी बनाई है, बहुत अच्छी कमेटी बनाई है कहना चाहिए। जिस हिसाब से जिन मंत्रियों का चयन किया गया उनके विभागों को देखते हुए जी, या क्षेत्रीय जात जो समीकरण है, गुटी समीकरण को देखते हुए देखा जाए तो बहुत अच्छी कमेटी बनाई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मंत्रियों को लिया है, उन्हें कांग्रेस की जो पिछली सरकार में मंत्री थे गोविंद सिंह राजपूत उनको लिया है, उन्हें जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में एक आए बिसाहू लाल सिंह हैं, बिल्कुल, जो सिंधिया कैंप के नहीं हैं, उनको भी लिया, जिनको कमलनाथ सरकार ने मंत्री नहीं बनाया था पिछली बार में। तो एक तरीके से, और यदि कमेटी में देखें, यदि बहुमत के आधार पर देखें तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मंत्रियों का ज़्यादा है। बिल्कुल, यदि कहीं निर्णय की बात आती है तो बहुमत से निर्णय होना है, तो भाजपा जो चाहेगी वो निर्णय कमेटी दे सकती है जी। लेकिन एक जो सोचने वाली बात है, जो एक कमेटी जो बनी थी जब सरकार बदली थी, बिल्कुल, तो उसके बाद मई महीने में 13 मई को एक कमेटी बनाई थी शिवराज सिंह ने, 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, जिसमें तत्कालीन जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट थे, और जिसमें कमल पटेल थे, कृषि मंत्री। वो कमेटी बनी थी कमलनाथ सरकार के 20 मार्च 2020 से पहले के 6 महीने के जो भी निर्णय हुए हैं, बिल्कुल, उसकी जांच के लिए। मनोज जी, गंभीरता से इस चीज़ को समझने की बात है। जी बिल्कुल, हम ये जो कमेटी दर्शकों को बिल्कुल हाँ, आप बताइए। और ये जो कमेटी बनी है, जो वर्तमान में नई कमेटी बनी है, ये कमेटी कमलनाथ सरकार ने 23 मार्च 2020 से पहले के 6 महीने के कार्यकाल में जो कैबिनेट के निर्णय लिए हैं, बिल्कुल, मंत्रिमंडलीय निर्णयों के बारे में ये कमेटी बनी है, सामूहिक निर्णय जिसको कह सकते हैं, जिसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया। और कैबिनेट में बड़े निर्णय आते हैं भूमि आवंटन संबंधित, तो इसमें राजस्व मंत्री हैं, इसमें परिवहन संबंधी निर्णय आते हैं तो परिवहन मंत्री हैं, इसमें आबकारी संबंधी मामले आते हैं या सेल टैक्स, इनकम टैक्स से जुड़े हुए, टैक्सेशन से जुड़े हुए मामले आते हैं तो उसके लेकर उस विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा हैं। इसमें पुलिस, जेल या संसदीय प्रक्रिया को लेकर बात होती है तो उसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। इसमें खनिज साधन, यदि खदानों आवंटन का कोई मामला ऐसा लिया गया है जो सरकार को लग रहा है कि गलत हुआ है, तो उसके लेकर खनिज विभाग के मंत्री हैं। तो उन विभागों के मंत्री को लिया गया है जिनसे जुड़े हुए बड़े निर्णय कैबिनेट में आया करते थे। बिल्कुल, तो ये मंत्री चूंकि अपने विभाग में है तो विभागीय जानकारी उनके पास होगी कि उनके विभाग में क्या क्या गलत हुआ है, 6 महीने का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं अपने अपने विभाग का, वो उसको लेकर कमेटी की बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है और उसके बाद फिर अपनी जो फाइंडिंग है वो दे सकते हैं। तो उसके बाद तय करना है सरकार को। अभी ये सरकार ने ये नहीं किया है कि ये कमेटी बनने के बाद सीधे कार्रवाई करेगी, सीधे FIR करेगी।
कमेटी अपनी फाइंडिंग देगी, उसके बाद निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री की क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, किस स्तर पे करनी है, किसके खिलाफ करनी है, ये सारी चीज़ें बाद में होंगी। लेकिन अभी जो जांच के मुद्दे हैं वो यही है कि कैबिनेट के निर्णय जो हुए हैं, यदि गलत निर्णय हुए हैं तो उसकी जांच के लिए है। और एक बड़ा मसला इसमें है कि कुछ आरोप ऐसे लगे थे पिछली सरकार पे, जी बिल्कुल, कि कैबिनेट में जो कुछ मंत्रियों ने आरोप लगाए थे जो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, बिल्कुल, कि जो कैबिनेट में निर्णय रिफर कर दिए गए मुद्दे, वो कैबिनेट के होने के बाद जो कार्रवाई विवरण लिखा जाता है तो उसमें मुद्दे जो प्रोसीडिंग में आ गए कि वो स्वीकृत हो गए। कुछ ऐसे आरोप भी लगे, तो ऐसे तमाम जो संशय थे उनको दूर करने का काम ये करती है। यदि कमलनाथ सरकार पवित्र है तो जैसे सीता जी अग्नि परीक्षा में बेदाग साबित हुई थी, वैसे बेदाग साबित हो सकती है इस कमेटी में यदि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। आपने दो महत्वपूर्ण चीज़ें कही थी प्रभु जी। एक तो जो आबकारी वाला मामला था, क्योंकि सरकार ने कहा था कि उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बहुत काम किए, पूरी आबकारी नीति में परिवर्तन कर दिया गया और छोटे जो ठेकेदार थे उनको बाहर कर दिया गया, बड़े ठेकेदारों को ठेके दिए गए, रेट बढ़ाए गए, सरकार ने कहा रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन जब सरकार गई, हमने देखा कोरोना के बाद वही बड़े ठेकेदारों ने आंखें दिखाई, हाई कोर्ट से मामला गया और छोटे ठेकेदारों को वापस दुकानें मिली। एक ये खेल, और दूसरा जो आपने खरीज वाला मामला कहा कि सरकार ने कहा हमने रेवेन्यू 4 गुना बढ़ा दिया है। खासतौर से बात हुई जो नर्मदा के रेत खनन के ठेके थे, 200 करोड़ की बात हुई, 250 करोड़ की बात हुई, लेकिन वो ठेकेदार सामने नहीं आए। कई जगह जो उन्होंने अर्नेस्ट मनी थी वो जमा नहीं की, कई जगह ठेकेदारों की राशि जब्त करना पड़ी और कुल मिला के जो पिछली सरकार के समय रेवेन्यू था उससे भी कम पे सरकार आकर खड़ी हो गई। तो ये जो दो निर्णय थे, इसको किस तरीके से देखते हो और इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे इस जाँच के बाद, उसकी जाँच की आज कहाँ तक आपको लगता है कि पहुँच सकती है? देखिए मनोज जी, जैसे खनिज का जो मामला है, खासकर रेत का, तो मध्य प्रदेश में आमतौर पर रेत से जुड़े हुए जो ठेके मध्य प्रदेश के ही या उत्तर प्रदेश जो पड़ोसी राज्य है वहाँ के ठेकेदार लिया करते थे। बिल्कुल, पहली बार ऐसा हुआ इस सरकार में, पिछली सरकार में, कि सुदूर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ के ठेकेदार आए और कई गुना ज़्यादा दर पर उन्होंने ठेके लिए, जिसको कि वो बाद में सरकार बदल गई तो छोड़कर चले गए। बिल्कुल, तो ये तत्कालीन जो उस समय जो कुछ 8 दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी बने थे, उन पर आरोप लगते हैं कि उनसे जुड़े हुए लोग थे या उनके प्रभाव क्षेत्र के लोग थे, ऐसा कहा जाता है, चर्चाओं में है इस तरीके से। हाँ, ये तो जांच में आएगा। जी, बिल्कुल, तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिस पर जांच हो सकती है। जैसे आबकारी का मामला है जिसको लेकर नई सरकार को खासी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं कि उन्हें मुँह मांगे दाम पर ठेके ले लिए पहले ठेकेदारों ने, अब वो आंखें दिखा रहे हैं कि हमको काम नहीं करना क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। और उसके पीछे कारण ये भी लगता है वो जो आईफा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक शख्स मंच पर दिखे थे। जी, तो पिछली सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो कुछ दूसरी थी, वर्तमान सरकार की प्राथमिकताएं कुछ दूसरी हैं, उसको लेकर ये सारी चीज़ें जांच में होना। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल, कि जो पहली कमेटी बनी थी 3 मंत्रियों की, वो कमेटी को भंग करने की सूचना या आदेश अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। जो नई कमेटी का गठन हुआ है उसमें ये कहा है कि पिछली कमेटी ने जो फाइंडिंग्स हैं उसकी वो नई कमेटी के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। तो एक तरीके से वो कमेटी का भी अभी अस्तित्व है जब तक कि उसको ख़त्म करने का कोई आदेश नहीं आता है, क्योंकि कमलनाथ सरकार की कैबिनेट से इतर जो निर्णय हुए हैं उसके बारे में वो निर्णय जांच कर सकती है। और नरोत्तम मिश्रा ने उस समय कुछ ब्रीफिंग भी की थी जांच कमेटी की बैठकों के बाद में। और एक उन्होंने दस्तावेज भी बताए थे कि जो प्रमाण पत्र दिए गए थे किसानों को, वो पैसा उनके खाते में पहुंचा नहीं था, केवल उनको प्रमाण पत्र दिए थे और उसमें मुख्यमंत्री के साइन थे। ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था और ये भी कहा था इसकी भी जाँच कराई जाएगी। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा था कि कमलनाथ सरकार के जो किसान कर्ज माफ़ी का मामला है उसकी जब जांच की तो उसके आरोप प्रमाण लेकर गृह मंत्री सामने आए थे मीडिया के कि उनने पूरे केवल प्रमाण पत्र बांट दिए हैं, पैसे नहीं दिए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले होंगे पिछली सरकार के जो उनको दिख रहे होंगे, जो अब इस कमेटी के सामने आएंगे। और चूंकि कैबिनेट कमेटी है ये, तो इसको कैबिनेट के अधिकार हैं बहुत सारे। ये कमेटी अपने निर्णय लेगी, उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने पेश करेगी और उसके आगे जो कार्रवाई होनी है फिर वो सरकार तय करेगी कि पिछली सरकार ने जो गलतियां की हैं या जो गड़बड़ियां इनको दिख रही है, कहीं पर घपला घोटाला दिख रहा है, तो क्या कार्रवाई करनी है सरकार उसके बाद निर्णय लेगी। लेकिन एक तरीके से ये जरूर है कि मध्य प्रदेश के राजस्व को या मध्य प्रदेश को हितों को कहीं कोई नुकसान पहुंचाया गया है तो उसकी पड़ताल होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले भी संकेत दे चुके हैं। और शिवराज जी ने एक कमेटी बनाई, इसके साथ भी ये संकेत है। और एक चीज़ और जो आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जी बिल्कुल, कि अलग अलग मामलों को लेकर अब अलग अलग कमेटियां बनाई जा रही हैं। जैसे सिर्फ कैबिनेट के निर्णयों के लिए कमेटी बनाई है, एक आबकारी मामलों के लिए बनी, बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग मामलों की कमेटियां बनाई जाएंगी। वो अलग अलग चीज़ों को देखेगी विभागों की और उसके बाद उसको पूरा कंपाइल करके फिर सरकार अपना, हो सकता है कि विधानसभा में इसको पेश करे कि पिछली सरकार ने कितनी गड़बड़ियाँ की थी।
चूँकि उपचुनाव भी सामने है तो इसको लेकर ज़्यादा कवायद दिख नहीं रही है और कोरोना का एक ऐसा संक्रमण काल चल रहा है कि जिसको लेकर सरकार की बैठकें नहीं हो पा रही हैं, तो इसको लेकर अभी थोड़ा ठंडा मामला दिख रहा है, लेकिन आगे चलकर ये मामला तेज़ी से गर्मा सकता है। तो जो आपने उपचुनाव का जिक्र किया, तो मान लिया जाए कि इसका असर उन चुनावों में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल सितंबर में तो चुनाव होते नज़र आ नहीं रहे हैं, तो मामला 3-4 महीने बढ़ेगा, तब तक हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन आ जाए और कुछ मामला ठंडा हो। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जब जांच की आंच जब तेज़ होगी, तब आपको लगता है कई सारे ब्यूरोक्रेट्स भी इसकी जद में आ जाएंगे? स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, कोई भी नेता भ्रष्टाचार यदि कहीं कोई होता है विभागीय स्तर पे, तो कोई अकेला एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, पूरी एक चेन होती है नीचे से ऊपर तक। कई बार होता है कि ऊपर वाले बच जाते हैं, कई बार होता है नीचे वाले बच जाते हैं, जैसा जैसा सरकार का मूड हो या जैसा इंटेंशन हो, कई बार ऐसी कार्रवाई होती है। लेकिन हमने इसी मध्य प्रदेश में देखा है कि लोकायुक्त में BR यादव जो कांग्रेस सरकार में एक मंत्री थे, जबलपुर का मड़ोताल जमीन घोटाला, बिल्कुल, उसको लेकर उनके खिलाफ तक मामला चला, लंबे समय तक चला, जो अभी बाद में शायद उनके मौत के बाद खारिज हुआ, लेकिन उसमें जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, कोर्ट तक गया वो मामला। बहुत सारे मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें हुई जिसमें लोकायुक्त ने जांच की है, तो सरकार इस मामले में जो फाइंडिंग आएगी उसको लेकर लोकायुक्त को दे सकती है, कोई और एक जांच आयोग बैठा सकती है और वो आयोग इसकी पूरे मामले की पड़ताल करे, उसके बाद इस मामले को कोर्ट तक ले जाए, दोषी उनको सजा दे। तो इसमें स्वाभाविक तौर पर ये मान के चलें कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक अधिकारियों की पूरी चेन भी इसमें इन्वॉल्व होगी और कहीं ना कहीं वो भी इसकी जद में आएगी। जब जांच होगी, जब कार्रवाई होगी, तो उन पर निश्चित तौर पर गाज गिरना तय है। एक आखिरी सवाल और प्रभु जी, हालांकि जैसे हमने देखा था कि जब 2003 का जब कैंपेन था, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, आरोप लगे उन पर, उमा भारती इस पूरे संचालन कर रही थी, बाद में मामला कोर्ट तक गए, उमा भारती आज तक उसमें पेशी कर रही, पूरे बीजेपी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। अब चूंकि सिंधिया के मंत्री चले गए हैं, दिग्विजय सिंह के समर्थक मंत्रियों का अलग राग रहे हैं, पूर्व जो अब रहे हैं उनके मंत्रिमंडल में, ऐसी स्थिति में अगर जांच की आंच तत्कालीन मुख्यमंत्री तक पहुंचती, तो आपको लगता है वो भी उसी स्थिति में होंगे, अकेले खड़े होंगे, या कांग्रेस को उनके पीछे खड़ा होता नजर आ पाएंगे? देखिए मनोज जी, बड़ा भविष्य का सवाल है। हाँ, ये बड़ा अजीब सा मामला है पिछली सरकार और इस सरकार के बीच में। पिछली सरकार की कैबिनेट में जो 6 मंत्री थे, जो कैबिनेट का निर्णय सामूहिक निर्णय माना जाता है, किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, जो 6 मंत्री उसमें सामूहिक निर्णयों में भागीदार थे। यदि कहीं कोई गलतियां पाई जाती हैं तो वो 6 मंत्री वर्तमान सरकार में भी मंत्री हैं। बिल्कुल, यदि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये भी बराबरी के जिम्मेदार हैं, भागीदार हैं उस अपराध के, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए परंपरा के नियम के अनुसार। नियम तो यही कहता है। हाँ जी, लेकिन वो स्थितियां मुझे नहीं लगता कि बन पाएंगी, क्योंकि वो एक अलग तरीके की सिचुएशन मध्य प्रदेश में है। ये राजनीतिक परिस्थितियां पहले से बहुत ज़्यादा भिन्न है, तो उसको लेकर संतुलन साधने की एक राजनीति होगी। ये जरूर है कि जो मंत्री इस सरकार में नहीं हैं, यदि उदाहरण के तौर पर हम कहें कि नगरीय प्रशासन विभाग के पिछले सरकार के जो मंत्री हैं, बिल्कुल, या हम कहें कि पिछली सरकार में जो वाणिज्य कर के मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री है, तो वैसे लोगों पर जरूर कार्रवाई की गाज गिर सकती है, वो जद में आ सकते हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पर ही सीधे फोकस करे, क्योंकि मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगते रहे कि वो प्रदेश का ज़्यादातर बजट केवल छिंदवाड़ा पर खर्च करते रहे। छिंदवाड़ा में उनने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया, दूसरे मदों का पैसा खर्च कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें यदि हैं तो सरकार टारगेटेड कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, बड़ी बात है कि टारगेटेड कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और जिस प्रकार आपने विस्तार से दर्शकों को बताया कि इस कमेटी के बनने के बाद क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इतनी तो तय है कि जो जांच की आंच है, अगर वो सही से जांच हुई तो कई सारे कह सकते हैं कि लोग इसकी जद में आएंगे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, उसमें पॉलिटिशियन भी होंगे। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जांच की दिशा क्या रखेगी, उसका समय कितना होगा, क्योंकि कई सारे हम देखते हैं कि जांच आयोग बनते हैं इस प्रदेश में, देश में, वो महीनों सालों साल चलते रहते हैं, और जब उनकी रिपोर्ट आती हैं तब तक सरकारें बदल जाती हैं, या फिर किन्हीं और कारणों से, विभिन्न कारणों से उस जांच रिपोर्टों को धूल में दबा दिया जाता है, और फिर बरसों बरस तक उनका कोई नाम लेवा साबित होता नहीं है, और केवल उनके नाम के आधार पर चमकाने धमकाने का एक खेल चलता रहता है। तो उम्मीद की जाना चाहिए, क्योंकि मामला सरकार के निर्णय से जुड़ा है, तो जाहिर तौर पर इसके अच्छे बुरे परिणाम जनता तक निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। अगर अच्छे परिणाम हुए होंगे तो जनता पर असर पड़ेगा, और बुरे हुए होंगे, गलत निर्णय होंगे, तो उसका खामियाजा भी जनता ने भुगता होगा। तो ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच जरूरी है, और उसकी एक समय सीमा तय कर दी जाए, और उसमें फिर चेहरा देख के कार्रवाई नहीं हो, उसमें अपराध देखकर कार्रवाई हो। अगर ऐसा होता तो वो प्रदेश के हित में भी होगा,
और सरकार के हित में भी होगा। सत्ता का फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।